हेलो दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू एएमआर कोचिंग क्लासेज। इंडियन ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे थे, भारत के सामान्य परिचय तक हम पहुंच चुके हैं। भारत की अवस्थिति और विस्तार को हमने देख लिया था, कुछ द्वीपों को देख लिया था भारत के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम, हालांकि ये फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ है, लेकिन थोड़ा सा जो जरूरी है वो चीज आज हम करने वाले हैं। भारत के प्रायद्वीप में, भारत में जो अलग अलग प्रकार के चट्टानों के प्रकार पाए जाते हैं, उन चट्टानों के प्रकार के बारे में हम क्रम से पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी, उसके बाद में जब उसका अपरदन और निक्षेपण हुआ तो कौन सी चट्टान बनी। इस तरह से करके हम कुछ महत्वपूर्ण चट्टान समूह को पढ़ने वाले हैं। तो भारत के प्रमुख चट्टान समूह, ये हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अगर बात करूं तो इम्पोर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि प्रमुख चट्टान समूहों का क्रम निम्न में से क्या है। तो इसका क्रम हम यूं देख सकते हैं। इसका क्रम हम यूं देखेंगे याद करने के लिए, आधा कवि गोद में। ये एक ट्रिक है ताकि इनको क्रम से हम क्या कर लें, याद कर लें। तो क्या नाम है इसका, किस तरह से हम देखेंगे, आधा कवि गोद में, आधा कवि गोद में, ठीक है ना। ये चीज ये हमारी ट्रिक है। और आधा से देखो, सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ के बाद कुडप्पा क्रम है, कुडप्पा क्रम के बाद में विंध्यन है, विंध्यन क्रम की चट्टान, और विंध्यन के बाद में गोंडवाना है, और गोंडवाना के बाद में दक्कन ट्रेप, ठीक है ना। इसके बाद में एक और चट्टान आती है टर्शियरी युग की चट्टान, टर्शियरी युग की चट्टान। तो इन चट्टानों के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर, लेने वाले हैं। इन चट्टानों के बारे में जो जरूरी चीजें हमारे मंडे एग्जाम से रिलेटेड है, उनके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये क्रम है समय के अनुसार, सबसे पुरानी है, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये क्रम है। तो अक्सर ये क्रम क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने कई एग्जाम्स में कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं कि इनका क्रम पूछता है। तो आपको ये याद रखना है, आधा कवि गोद में, आधा कवि गोद में। तो और फिर एंड में लास्ट में क्या है, टर्शियरी युग। तो आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में क्या पढ़ेंगे, ये जो चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीनतम है। पहली बात इनके बारे में आपको ये ध्यान रखनी है कि आर्कियन क्रम की ये जो चट्टानें हैं ये क्या है, प्राचीनतम है। और प्राचीनतम अगर है तो इनको हम क्या कह देते हैं, प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टानें ये होती हैं, ठीक है। दूसरी बात सर, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्या, जीवाश्मों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। जीवाश्मों का अभाव इनमें पाया जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, इस तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या क्या कर रहे हैं हम, आर्कियन क्रम की चट्टान में हमने देख लिया प्राचीनतम है, इसलिए इनको प्राथमिक भी कहते हैं। इनमें क्या है, जीवाश्मों का अभाव है। तो कहाँ पाई जाती है, ये देखो पाई कहाँ जाती है, हमारे भारत में अगर मैं बात करूं, इनका विस्तार लगभग, भारत का जो पठारी भाग है ना, ये जो भारत का पठारी भाग है, इसके लगभग 2/3 हिस्से पर पाई जाती है। भारत के पठारी भाग के 2/3 भाग पर पाई जाती है। कुछ राज्यों का स्पेसिफिक अगर मैं नाम लूं तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा,
उड़ीसा, बिहार, राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है ना, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में भी ये पाई जाती है, पठारी भाग है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, यहाँ भी ये पाई जाती है। आर्कीय क्रम की चट्टान राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, यहाँ भी ये पाई जाती है। और क्या है सर, बिहार का पठारी क्षेत्र हो गया। तो ये चीजें यहाँ पर इसका क्या है, विस्तार है। प्रायद्वीप के 2/3 भाग पर सबसे प्राचीन है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और क्या है, प्राचीनतम ये क्या है, नीस्ट और शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुके हैं। अब जब इतने साल इनको हो गए तो ये किसमें रूपांतरित हो चुके हैं, ये रूपांतरित हो गए नीस्ट और शिष्ट में। ये भी चट्टानों के रूप है। जब हम कभी फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बाद में आगे बढ़कर, तो इन सबको हम बहुत अच्छे से और कॉन्सेप्चुअली देखेंगे कि नीस और शिष्ट चट्टानें कब रूपांतरित हो जाती है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें अब किसमें रूपांतरित हो चुकी है, नीस और शिष्ट में। सबसे प्राचीन नीस और शिष्ट, इनमें भी एग्जाम में ये मैंने देखा था एक जगह सवाल कि सबसे प्राचीन नीस कौन सी है, सबसे प्राचीन। तो नीस में सबसे प्राचीन नीस, आर्कियन क्रम की चट्टानों में सबसे प्राचीन नीस चट्टानें कौन सी है, हमारे भारत की अगर हम बात करें, हमारे प्रायद्वीप के भारत की, तो बुंदेलखंड नीस और बेल्लारी नीस। कौन सी है सर, एक तो बुंदेलखंड नीस है और बेल्लारी नीस है। ये दो चीजें जो है ये सबसे पुरानी नीस में आती है, बेल्लारी नीस। ये एग्जाम में था सवाल, मैंने देखा था जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अवलोकन कर रहा था तो उनमें मुझे एक सवाल मिला जो, तो मैं कुछ भी आपके लिए छोड़ना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन है, इसलिए इनको प्राथमिक कहते हैं। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे ये फैली हुई है और रूपांतरित हो चुकी है किनमें, नीस, शिष्ट। और हम देखें अगर ग्रेफाइट वगैरह तो इनमें ये रूपांतरित हो चुकी है। और सबसे प्राचीन नीस, ये सवाल एग्जाम में था, तो बुंदेलखंड नीस और बेल्लारी नीस सबसे प्राचीन नीस है। इतनी बात हमने क्या कर ली, आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में कर ली। आर्कियन के बाद में क्या आता है, लगाओ ट्रिक लगाओ, आधा कवि गोद में। तो आर्कियन के बाद में आ जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो अब हम देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। जब देखो आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपरदन हुआ और वहां से उनका निक्षेपण होने लगा, तो एक नई तरह की चट्टानें बनी जिन्हें हम कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो देखो कर्नाटक का धारवाड़ और शिमोगा जिले में इनकी क्या हुई, सबसे पहले इनकी उत्पत्ति हुई। जो ये धारवाड़ नाम आया है ना, इसका नाम आया है धारवाड़, कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले। धारवाड़ नाम का एक जिला है कर्नाटक में। तो इनकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई, इनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई धारवाड़ और शिमोगा जिलों से। तो यहां से इनका नाम निकला है धारवाड़ से, और ये कहाँ के हैं, कर्नाटक के। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का यह अवशेष भाग है, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले कहां से अपरदित और निक्षेपित हुई, धारवाड़ और शिमोगा से। इसके बाद में इनका विस्तार अब कहां पे है, तो देखो ये क्या हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, इससे ये निर्मित हुई है। ये बात लिखा, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ 3 बार बोल चुका हूँ। जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपरदन और निक्षेपण हुआ तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। और ये कैसी चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं। कैसी है सर, परतदार चट्टानें ये है। सबसे पहले कहां उत्पत्ति शुरू हुई, धारवाड़ और शिमोगा जिलों में। तो अब इसका विस्तार कहां पे है, अब इसका विस्तार कहां पे है, तो देखो धारवाड़ शिमोगा में तो है ये। अब इसका विस्तार है बालाघाट, चिपली श्रेणी, बालाघाट में चिपली श्रेणी है,
चिपली श्रेणी के बाद और क्या रहता है, जबलपुर में सागर श्रेणी है, एक सागर श्रेणी है। कहाँ की है ये? जबलपुर, जबलपुर हो गया। ठीक है, इसके बाद हजारीबाग, रीवा, विशाखापट्टनम, हजारीबाग है, रीवा, यहाँ पे इसका विस्तार है विशाखापट्टनम। उसके बाद में जो अरावली क्षेत्र है ना, अरावली दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। अरावली क्षेत्र कहाँ का है? गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर हरियाणा है, इस तरह से गुजरात, तो अरावली क्षेत्र में भी ये फैली हुई है। ठीक है, अब ये देखो क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें है ना, आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक इंपोर्टेंट है। आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है, सबसे ज्यादा संपन्न है, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है। कुछ प्रमुख खनिज इसमें पाए जाते हैं, जैसे आपको पता है कर्नाटक में सोना तक पाया जाता है, तो इसकी क्या क्या खासियत है? देखो कुछ खनिज जैसे लोह अयस्क, इन चट्टानों में क्या क्या लोह अयस्क पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न अगर कोई चट्टाने है तो कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टाने है। लोह अयस्क पाया जाता है, तांबा इसमें पाया जाता है, और सोना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न है। इसमें क्या लोह अयस्क, जैसे अगर मैं बात करूं धातु है, धातु खनिज तो पाए जाते हैं, अधातु खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये चीज हो गई धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में। थर्ड क्या है हमारा? कुडप्पा क्रम। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, जब धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपवर्तित हुई, निक्षेपित हुई, तो इनकी क्या हो गया? इनका निर्माण हो गया। ये भी क्या है? परतदार चट्टानें, ये भी क्या है? परतदार है। इनमें भी क्या पाया जाता है? जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्मों का अभाव, देखो ऊपर की तीन जो हमने पढ़ी है ना, तीनों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। ठीक है ना। फिर ये कहां कहां पाई जाती है? देखो कृष्णा घाटी, कहां कहां पाई जाती है? कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी हो गई। नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, साउथ में है ना नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र। नल्ला मलाई के बाद और कहां पाई जाती है? पापाघानी और चेयार घाटी। पापाघानी, ये क्षेत्रों के नाम है जहां पे ये चट्टानें फैली हुई है, और चेयार घाटी। तो यहाँ पे क्या होती है? ये चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। इतनी बातें इसके लिए हमें इंपोर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा क्रम जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या इंपोर्टेंट है सर वनडे एग्जाम के हिसाब से? इनका विस्तार कहां से? देखो विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार देखूं मैं तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक इनका विस्तार कहां है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। ये जो सासाराम है ना, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे अशोक का शिलालेख पाया जाता है। लेकिन कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे अगर, या कोई भी हिस्ट्री के सर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे जरूर देखेंगे। तो सासाराम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे इसकी खासियत क्या है? देखो इसमें क्या है? परतदार चट्टानें, ये भी कौन सी है? परतदार है। ठीक है सर, परतदार हो गया। इसमें क्या है? बलुआ पत्थर मिलता है, या मैं कहूं कि जो मकान बनाने की इन
चट्टानों जो मकान बनाने की सामग्री होती है ना, पत्थर वगैरह, तो इसके दृष्टिकोण से ये क्रम की चट्टानें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है। और ये जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, ये निर्माण सामग्री के लिए इंपॉर्टेंट है, निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। यानी निर्माण सामग्री की जरूरत होती है, तो यहाँ पे इनका ये इन चट्टानों के अंदर निर्माण सामग्री के लिए बलुआ पत्थर वगैरह बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे पाए जाते हैं। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग क्या है, दक्कन ट्रेप से ढका हुआ है। इन चट्टानों का इनका एक बड़ा भाग दक्कन ट्रेप। देखो दक्कन ट्रेप बेसिकली क्या है, दक्कन ट्रेप एक लावा का जमाव है, दक्कन ट्रेप से ढका हुआ है। दक्कन ट्रेप बेसिकली बेसाल्ट चट्टानें, लावा का जमाव है। कभी इस तरह से लावा का उद्भेदन हुआ होगा कि बहुत सारा लावा पृथ्वी पर यानी जमीन पर फैल गया, तो वही एक प्रकार की चट्टान बन गया ठंडा होके, तो उसी को हम दक्कन ट्रेप कहते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे इसके विंध्य क्रम की चट्टानों पे एक बड़ा भाग क्या है, दक्कन ट्रेप से ढका हुआ है। आगे दक्कन ट्रेप भी हम पढ़ने वाले हैं, तो हमारे और दक्कन ट्रेप के बारे में ज्यादा फासला नहीं है। 5वें पॉइंट पे हमारे हम बढ़ते हैं आगे, तो कौन सी मिलती है सर, गोंडवाना क्रम की चट्टान मिलती है। कोयले के लिए इंपोर्टेंट है, जहां से हमारा 91% कोयला मिलता है। तो 5वें नंबर पे हम बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों की। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों को अगर हम देखें तो इसका जो निर्माण हुआ है कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग तक, इसका जो निर्माण होने की प्रक्रिया चली है वो चली है कार्बोनिफेरस। ये देखो सारी विषय वस्तु फिजिकल ज्योग्राफी के सब कुछ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक बार याद करते हुए चलते हैं, कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग तक, इसका निर्माण इस युग के मध्य हुआ है। कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य तक इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, यहाँ ये वाली चट्टानें क्या है, कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। कोयले के लिए क्या है, इंपोर्टेंट है। और हमारे भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है। हमारे भारत का 98% कोयला मिलता है, और कौन से प्रकार का मिलता है, वो है बिटुमिनस। कोयले के प्रकार आपको पता है, सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट के बाद होता है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस फिर लिग्नाइट फिर पीट। तो कोयले का 98%, भारत का 98% कोयला कहां से निकलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, और वो कौन से प्रकार का होता है, बिटुमिनस प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये परतदार चट्टानें हैं, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, परतदार चट्टानें हैं। परतदार चट्टानें, और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और किसके जीवाश्म इनमें पाया जाता है, मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं इन चट्टानों में। मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जरूरी चीजें थी हमारी गोंडवाना क्रम की चट्टान में। अच्छा, अब ये कहां पर मिलता है सर्वोत्तम रूप से, तो देखो कोयला है ना, नदी घाटियों में मिलता है ज्यादातर। तो दामोदर नदी घाटी, यानी कि उसके आसपास दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, महानदी, गोदावरी और उसकी सहायक नदी घाटियों में ये चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। दामोदर, महानदी, गोदावरी और इनकी सहायक नदियां जो भी है, इन सबके आसपास गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमें पाई जाती है, ठीक है। हम लास्ट की तरफ पढ़ते हैं, सेकंड लास्ट की तरफ, दक्कन ट्रेप की तरफ। दक्कन ट्रेप को मैंने आपको बता दिया, लावा का एक जमाव है, और लावा के जमाव फिर जम जाता है तो बेसाल्ट चट्टानों में वो निर्मित हो गया।
उसे हम क्या कहते हैं, दक्कन ट्रेप कहां तक फैला हुआ है, अधिकतर इसका भाग महाराष्ट्र में फैला हुआ है, महाराष्ट्र में अधिकतर दक्कन ट्रेप फैला हुआ है। ठीक है ना, बात करते हैं अच्छे से। तो दक्कन ट्रेप वो ये लावा का जमाव है, बता चुका हूं मैं आपको। इसी तरह से बेसाल्ट चट्टाने हैं, तो क्या है इसका निर्माण कब हुआ, मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस कल्प में। इसका निर्माण की अगर हम पहले बात करें, क्रिटेशियस काल में इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ सर, क्रिटेशियस काल में। मुख्य रूप से कहां फैला है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैला है। इसका जो विस्तार है, मुख्य रूप से विस्तार इसका कहां है सर, महाराष्ट्र में है। कल द्वीपों के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने बताया था आपको कि सालसेट द्वीप पे महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे कहां पे बसे हुए हैं, सालसेट द्वीप पे बसे हुए हैं। तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा है एक तरह से देखें हम, तो महाराष्ट्र के अधिकतर कहां जमा हुआ है, महाराष्ट्र के भागों में फैला हुआ है। तो इसका जो जमाव है ना पृथ्वी पे, जो धरती पे इसका जमाव है 600 से 1500 मीटर तक ये जमा हुआ है। जैसे 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई में ये दक्कन ट्रेप जमा हुआ है, और कहीं कहीं तो कितने 3000 मीटर तक ये इसकी मोटाई है। तो पृथ्वी पर जिस मोटाई में ये जमा हुआ है ना, तो बेसिकली हम देखें तो अधिकांश जगहों पे 600 से 1500 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर इसकी मोटाई कितनी है, 3000 मीटर तक इसकी मोटाई हमें मिलती है। ठीक है, तो इतनी सी बात इसकी थी। और ये क्या है, बेसाल्टिक लावा का जमाव है। ये क्या है, बेसाल्टिक चट्टाने हैं, और क्या है, लावा का जमाव है। ज्यादा डीप में हम जा नहीं रहे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछता। डिस्क्रिप्टिव हमारा एग्जाम होता नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के अकॉर्डिंग ये चीजें आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, अब हम लास्ट बात करते हैं टर्शियरी चट्टानों की। टर्शियरी चट्टान यही कर लेते हैं, टर्शियरी। टर्शियरी चट्टानों में देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। जहां कहीं पेट्रोलियम मिलता है ना, समझो वो टर्शियरी युग की चट्टान है। तो टर्शियरी युग में क्या मिलता है, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं ना। पेट्रोलियम के भंडार कहां पाए जाते हैं, टर्शियरी युग की चट्टानों में। ठीक है, और भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, विभिन्न खनिज पाए जाते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण काल है वो कौन सा है सर, इयोसीन से प्लियोसीन युग है। इयोसीन से प्लियोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। तो आज की विषय वस्तु में इतनी ही चीजें थी। ये चीजें आज की विषय वस्तु शायद छोटी रही, तो आज की क्लास यही खत्म करेंगे। भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो चट्टानों का समूह था उनके बारे में हमने आज बात की है। कल हम आगे बढ़ेंगे और भारत के भारत के प्राकृतिक जो भारत के भौगोलिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो भारत के भौगोलिक प्रदेशों की कल बात करेंगे। आज की विषय वस्तु में इतना ही है। तो ये चीजें आपको समझ आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक ये पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाया करे और आप क्लास लेने में देर ना हो। तो आज की विषय वस्तु यही तक है। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट